चलिए हम म्यूट कर दे रहे हैं सब किसी को, ठीक है। चलिए आज जानेंगे ईसीएम, ईसीयू या ईएमएस के बारे में, ठीक है। ईसीयू क्या होता है? ईसीयू, ईएमएस और ईसीएम तीनों एक ही चीज है। ईसीएम का फुल फॉर्म होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ईसीयू का होता है इंजन कंट्रोल यूनिट, और ईएमएस का होता है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। ये तीनों एक ही चीज है, इन तीनों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आज इसी के बारे में जाएंगे, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, कि इंजन मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली हम लोग गाड़ी में क्यों यूज करते हैं, व्हीकल में क्यों यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है, इससे हमको बेनिफिट क्या क्या होता है, और क्या क्या इसका एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, इन सब के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग को ये सही रहता है, पार्ट रहता है जो केवल कंप्यूटर आपका आईसी, पूरे आईसी से रिलेटेड पार्ट है और हार्डवेयर है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी हम लोग डालते हैं, जो क्लिप टूल की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाला जाता है। जब भी हमको कुछ रिप्रोग्रामिंग करनी होगी या तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, तो हम उस पर कुछ और फंक्शन को कुछ चेंजेस करने होंगे तो रिप्रोग्राम करते हैं। और इसी कंट्रोल यूनिट की सहायता से हम पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर पाते हैं, देख पाते हैं कि इसमें और क्या, इसमें हमको कहाँ पे पैरामीटर क्या है, स्टेटस, स्टेटस उसकी क्या है, उस पार्ट्स की स्टेटस क्या है, वहां पे कितनी वोल्टेज जा रही है और वहां से कितनी वोल्टेज आउटपुट हो रही है, ये सब हम वहां से देख पाते हैं। देखिए वही आपको इंजन कंट्रोल यूनिट ईसीयू का होता है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम आपका फुल फॉर्म ईसीएम का होता है। और हम लोग जो ईसीयू भी हम लोग ईसीएम बोलते हैं, हम लोग जो अपने यहाँ यूज करते हैं ईसीएम बोलते हैं, कहीं कहीं ईसीएम भी यूज किया जाता है। तो ईसीएम का फुल फॉर्म होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक, उसके बाद आपको चलते हैं इसका ऑपरेशन क्या क्या है। तो ये आपको मैकेनिकल इफिशियंसी को, पावर जो है मैकेनिकल या पावर इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करता है? जो हम लोग यूज करते थे पहले कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर में खुद से मिक्सिंग होता था, एयर और फ्यूल मिक्सिंग हमेशा एक ही रेशियो में मिक्सिंग होता था। जैसे आप एक्सीलरेटर लेंगे उसे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और लोड का कुछ वेरिएशन उसमें नहीं हो पाता था, कितना लोड है ये सब वेरिएशन नहीं हो पाता था। अब जो हम लोग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं उसमें लोड भी कैरी करता है, कि इंजन पे कितना लोड आ रहा है, उस हिसाब से हमको कितना और इनपुट देना चाहिए, कितना फ्यूल जाना चाहिए और कितना एयर जाना चाहिए, ये कंट्रोल सिस्टम मेरा देख लेता है। उस हिसाब से उससे पार्ट को कंट्रोल करता है। एयर फ्यूल रेशियो, वही एयर फ्यूल रेशियो के थोड़ा एफिशिएंसी मेरा इंक्रीज होता है। तो एयर फ्यूल रेशियो का काम इसी का है, एयर और फ्यूल का रेशियो कंबाइन करना, कि कितना कितना एयर जाना चाहिए और कितना फ्यूल जाना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, आपका जो पिस्टन की वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है उसको सही रखना, कितनी उसकी इफिशियंसी होनी चाहिए और कितने पे उसको जाके उसका कंप्रेस होना चाहिए, कितना कम कंप्रेस होना चाहिए, कब ज्यादा कंप्रेस होना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पे। आगे थर्मल इफेक्टिव एंड हीट बैलेंस, इसमें आपको थर्मल इफिशियंसी, थर्मल बैलेंसिंग भी हो जाती है, कि कूलेंट की टेम्परेचर इतनी है तो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होना चाहिए, जब इससे कम है तो ओपन नहीं होना चाहिए। ये सब हम भी यहाँ से मैनेज कर लेते हैं। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, कितना फ्यूल कंजप्शन हो रहा है और कितना होना चाहिए, ये सब हम देख सकते हैं इस कंप्यूटर के सहायता से। स्पेसिफिक आउटपुट, आउटपुट कितनी आ रही है, हम इनपुट तो दे ही रहे हैं, हमको आउटपुट क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है, ये भी हम देख पाएंगे यहाँ से। और लॉस कितना होगा हो रहा है, उसको माइनस कर लेंगे तो लॉस में निकल जाएगा, तो एक चीज भी हम देख लेते हैं कि यहाँ से आउटपुट क्या कितना निकल रहा है। फिर आता है एग्जॉस्ट स्मोक। अब दूसरी, आज के डेट में हम लोग को गाड़ी से पावर निकल गया, अच्छी बात है, लेकिन इन्वायरमेंट को
पोल्यूशन फ्री रखना भी बहुत बड़ा मायने रखता है इस बात को कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री रहे। इसके लिए हम लोग एग्जॉस्ट स्मोक पे भी बहुत काम करते हैं कि जो भी उससे स्मोक निकल रहा है वो उतना ज्यादा हार्मफुल ना हो, और उतना ज्यादा हार्मफुल ना हो और ओजोन लेयर को का डिके ना करे, मतलब उसका क्षय ना करे, खत्म ना करे उसको। तो इसका भी उसमें देखा जाता है कि उसमें सेंसर लगे रहते हैं, वो देते हैं कि हाँ कितना यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है और कितना नॉक्स गैसेज आ रही है, सब उसके कंट्रोल सिस्टम से हम देख पाते हैं। इफेक्टिव पैरामीटर, इफेक्टिव पैरामीटर के सहायता से हम देख लेते हैं कि अभी कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है, वो एक एक टेम्परेचर हमको बताता जाता है कि हाँ अभी टेम्परेचर इतना है, अभी टेम्परेचर इतना है, ऐसे ऐसे इंक्रीज करते जा रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ ये दो ही पैरामीटर बताता हो कि नहीं ये अभी 10 डिग्री है, अभी 100 डिग्री, ये एक एक डिग्री के बारे में हम लोग बताता जाता है कि हाँ अभी पैरामीटर इतना है। ये पूरा स्टेटस और पैरामीटर दो चीजें होती है। स्टेटस में केवल दो फंक्शन आती है, या तो यस या तो नो। पैरामीटर में वो वैरी करता है, हमेशा वो वोल्टेज, हमेशा वो जो भी टेम्परेचर है, जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है, हमेशा वैरी करते रहता है। ठीक, उसके बाद टॉर्क, टॉर्क आता है कि हमको कितना वहां से टॉर्क आउटपुट टॉर्क कितना मिल रहा है, ये भी हम वहां से पैरामीटर के थ्रू, ऑपरेशन और पैरामीटर के थ्रू ये भी देख लेते हैं। ठीक, अब आते हैं जो ईएमएस है उसको सिस्टमेटिक वे में अगर हम करेंगे तो उसका सिस्टमेटिक वे में हम कैसे सजा पाएंगे कि पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले बात है कि हम कहीं पे भी इनपुट देंगे तभी हमको आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट हम किसके माध्यम से देते हैं? इनपुट हम सेंसर के माध्यम से देते हैं। जो मेरा कंट्रोल सिस्टम है ईएमएस, ईसीयू या ईसीएम, उसको हम सेंसर के थ्रू इनपुट डेटा भेजते हैं। हम एक सेंसर लगाते हैं और सेंसर क्या करता है, वहां पे हमको बताता है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन रीड करके मेरे कंट्रोल सिस्टम को दे देता है। कंट्रोल सिस्टम मीन्स ईसीयू, ईसीएम, ईएमएस कंट्रोल सिस्टम को दे देता है, और ये आपको ईसीयू को दे देगा कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम एक्चुएटर को आउटपुट देगा। एक्चुएटर कौन सा हो गया, जैसे फ्यूल इंजेक्टर है, मेरा एक्चुएटर का काम कर रहा है। थ्रोटल बॉडी है, वो एक्चुएटर का काम कर रहा है। मेरा कंप्रेशर है, वो एक्चुएटर का काम कर रहा है। अल्टरनेटर है, एक्चुएटर का वर्क कर रहा है। सेल्फ है, एक्चुएटर का वर्क कर रहा है। आपका स्पार्क प्लग है, एक एक्चुएटर का वर्क कर रहा है। कि हमको कब किसको सप्लाई देना है, ये इश्यू डिसाइड करता है, कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करता है कि हमको कब किसको सप्लाई देना है। और ये किसके माध्यम से डिसाइड करता है, सेंसर के माध्यम से डिसाइड करता है। सेंसर सेंस करके इनपुट देता है इश्यू को, और इश्यू उसके बाद वोल्टेज प्रोवाइड करता है एक्चुएटर को, कि एक्चुएटर को वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, इंजेक्टर को प्रोवाइड करा दिया, आपका कंप्रेसर को प्रोवाइड कर दिया। जिसको भी वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा वो उस समय स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब उसको जब होगा कि नहीं अब इसको इतना ही चलना चाहिए, इसके बाद ऑफ हो जाना चाहिए, तो फिर इश्यू कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, वहां से पावर ऑफ कर लेता है और एक्चुएटर के पास पावर नहीं जा पाता है। तो एक्चुएटर कौन कौन से पार्ट हो गए, जितने भी पार्ट मेरे कंट्रोल सिस्टम से लिंक्ड हैं और वो चल के गाड़ी को इंजन का रनिंग का काम करते हैं, ये सब आपको एक्चुएटर हो गए। एक्चुएटर ही मेन पार्ट्स हैं जो गाड़ी में लगे हुए हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं। सेंसर मेनली वर्क करता है डेटा इनपुट देने का। इसका अगर कुछ भी अगर सेंसर में कोई खराबी आती है तो मेरी गाड़ी चलेगी, ऐसा नहीं होगी गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन अगर एक्चुएटर में कुछ भी खराब हो जाता है तो गाड़ी नहीं चलेगी। उस कंडीशन में गाड़ी नहीं चलेगी, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगेगी। अगर सेंसर खराब होगा तो गाड़ी चल सकती है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। केवल हमको डेटा जो मिल रहा है वो डेटा सही नहीं मिल पाएगा, एक्चुअली गाड़ी रन कर जाएगी, लेकिन एक्चुएटर अगर खराब हो गया तो उस समय इंजन पे इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यही मेन पार्ट है जो इंजन को रन कर रहा है। ठीक, तो ये सिस्टमेटिक वे है। इस वे में हम लोग ईसीएम को जो ईएमएस सिस्टम है, इसी वे में सजाया जाता है कि पहले सेंसर इनपुट देगा, फिर कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल करेगा कि हाँ यहाँ से मेरे को इतना डेटा मिल गया, तो हमको किसको किसको देना है वो डिसाइड करेगा कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद वो एक्चुएटर को वो डेटा प्रोवाइड कराएगा कि हाँ हमको इसको ऑन करना है, इसको ऑफ करना है,
इसको अभी इतने देर के बाद ऑन करना है, ये सब डेटा इसको यहाँ से प्रोवाइड होती है कंट्रोल सिस्टम के थ्रू, तब एक्चुएटर रन हो जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। सेंसर का लिस्ट, अब इसमें तो देखिए 3 चीज लगा, सेंसर, कंट्रोल सिस्टम और एक्चुएटर। एक तरह हम सेंसर के लिस्ट पे डाल देते हैं सेंसर कौन कौन से होते हैं और इसकी क्या क्या कैटेगरी है। तो सेंसर 3 कैटेगरी में आता है अपने पास। एक आता है प्राइमरी कैटेगरी। प्राइमरी कैटेगरी ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में अगर कोई भी सेंसर खराब होगा, चाहे कोई भी दिक्कत होगी, तो मेरी इफिशियंसी पे दिक्कत आ जाएगी। और इफिशियंसी में दिक्कत आएगी, साथ में गाड़ी के जो क्लस्टर मीटर है उस पर वार्निंग लाइट जलने लगेगी। जैसे मैप सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन, ऑक्सीजन वेरिएबल, आपका वेरिएबल ट्रांसमिशन सेंसर, थ्रोटल बॉडी पोजीशन, क्रैंक नॉक सेंसर, इंजन आरपीएम, इनटेक एयर टेम्परेचर, जितने सेंसर है ये सब प्राइमरी सेंसर है। ये सब इंजन को रन करने का काम कराते हैं। अगर मैप सेंसर मैनिफोल्ड एयर एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर नहीं रहेगा तो पता नहीं कर पाएगा कि प्रेशर एयर का जो आ रहा है इनटेक में वो कितने प्रेशर से आ रहा है, तो फिर वो थ्रोटल बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि थ्रोटल बॉडी मेरा कितने देर ओपन रहना चाहिए। तो इसके थ्रू प्रेशर पता चल जाता है कि हाँ इतनी प्रेशर से आ रही है, तो इतनी प्रेशर से आएगी तो इतना जल्दी मेरा पिस्टन पूरा मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर थ्रोटल बॉडी को ऑफ कर देगा। ठीक, तो इसी के थ्रू हमको पता चलता है कि कितना प्रेशर है। मास एयर फ्लो, मतलब जिस पाइप के माध्यम से, जिस माध्यम से वो एयर आ रहा है पिस्टन में या इंटेक हेड गैस्केट में, इंटेक जगह पे, इंटेक वाले जगह पे, वो एयर फ्लो जो आ रहा है, वो एयर फ्लो की कितने क्वांटिटी में आ रहा है, वो मास एयर फ्लो सेंसर से हमको पता चल जाता है। इस टाइप हर सेंसर है, इसका अलग अलग काम है। एक बार हम सेंसर भी क्लास लेंगे, उसमें हर सेंसर को कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह प्राइमरी सेंसर है, इसी के बेस पर पूरी इंजन चलती है। अगर कोई एक खराब भी हो जाता है तो इसमें थोड़ा इंजन को कंट्रोल करना दिक्कत होती है। वैसे इंजन चल जाएगा लेकिन थोड़ा कंट्रोल करना दिक्कत हो जाएगा। उसमें कभी माइलेज आपका बहुत बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और चेकलाइट, इंजन के क्लस्टर मीटर पे चेकलाइट भी आने लगेगा अगर सेकेंडरी सेंसर आपके खराब होते हैं। जैसे क्या है, सेकेंडरी में ट्रांसमिशन फ्लूइड टेम्परेचर, जो गियर बक्सा का ऑयल है उसमें एक सेंसर लगा रहता है, जो महंगी कार उसमें लगा रहता है कि उसका टेम्परेचर क्या है, वो यहाँ से पता चलता है। तो सेकेंडरी में दिक्कत रहती है तो उतना ज्यादा हमको दिक्कत नहीं आती है, गाड़ी रनिंग कंडीशन में रहती है। और हर गाड़ी में अगर सेंसर रहता भी है तो इसका क्लस्टर मीटर में कोई भी इंडिकेशन नहीं रहता है कि वो शो कर जाए। ब्रेक फोर्स मीटर, हम कितने तेज से ब्रेक लगा रहे हैं, ये भी हर गाड़ी में अवेलेबल नहीं रहता है। और ये भी नहीं रहता है कि वो बता पाए, ऐसे हम लोग क्लिप टूल के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है ब्रेक पे, लेकिन ऐसे उसका कोई इंडिकेशन हमको नहीं दिख पाता है। टायर प्रेशर, बहुत सारी गाड़ियों में आता है टायर प्रेशर, लेकिन उसका इंडिकेशन आपके क्लस्टर में नहीं दिख पाता है। बहुत महंगी जो कार होती है उसमें रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। टर्बो की स्पीड क्या चल रही है उसको भी इंडिकेशन आता है महंगी गाड़ियों में। इंजन कूलेंट टेम्परेचर, ये तो सारी गाड़ियों में रहता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर। अगर ये ज्यादा इंक्रीज, डस्टर में जैसे हम लोग कहा है कि दिखाते रहता है हमेशा कि कूलेंट टेम्परेचर क्या है, कैसे इंक्रीज हुआ, ज्यादा इंक्रीज हो गया तो इसको, अब वो गाड़ी को ठंडा होना चाहिए तो कोई दिक्कत आ गया। फ्यूड में हम लोग को नहीं दिखाता है कि कूलेंट टेम्परेचर क्या है, ड्राइवर गाड़ी में नहीं दिखाता है कूलेंट टेम्परेचर क्या है। न्यूट्रल स्टार्ट, जैसे आजकल के टू व्हीलर बाइक में आ गया है कि आप न्यूट्रल किए हैं गाड़ी और क्लच दबाएंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, गियर में रख के क्लच दबाएंगे सॉरी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उसी टाइप का न्यूट्रल स्टार्ट आता है, वो सब महंगी कार में आता है, इधर नहीं आता है। एसी कंप्रेसर रिले, ये भी, इसका भी इंडिकेशन स्विच बहुत कम गाड़ियों में रहता है कंप्रेसर रिले का, कि कंप्रेसर रिले ऑन है ऑफ है, या कुछ कंप्रेसर ऑन है कि नहीं है, कंप्रेसर ज्यादा हीट है कि नहीं है, वो सब बताता है, लेकिन अपनी गाड़ियों में किसी में अवेलेबल नहीं है। इसका यही आता है टायट्री में आता है, बहुत बहुत कभी गाड़ी में यूज किया जाता है।
जैसे ब्लाइंड स्पॉट सेंसर, पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसर, डोर क्लोजर सेंसर तो लगभग गाड़ी में आने लगा है सारी गाड़ियों में, क्योंकि एक सेफ्टी का इशू हो की वजह से डोर क्लोजर सेंसर सारी गाड़ी में आने लगा है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कर्व सेंसर, स्टॉप लाइट सेंसर, हेडलाइट सेंसर, ये सब और किसी गाड़ी में नहीं मिलता है, बहुत कॉस्टली गाड़ी में आता होगा ये। आशीष बोल रहे हैं कि न्यूट्रल स्टार्ट क्यूड गाड़ी में भी है। न्यूट्रल स्टार्ट क्यूड गाड़ी में नहीं है, वो एक सेंसर है कि न्यूट्रल में ही गाड़ी स्टार्ट होगी, वो क्यूड गाड़ी में नहीं है। आप गियर में भी गाड़ी रख के स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगी स्टार्ट क्यूड गाड़ी। इसके बाद आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम एक ही बार से हम कंट्रोल सिस्टम को इतना ज्यादा मॉडिफाइड नहीं कर पाए हैं। इसका अलग अलग स्टेप है, अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड कर पाए हैं। पहले कुछ किए, फिर आगे कुछ किए, फिर आगे कुछ किए, तो उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट भाग स्टेज 1 में देखते हैं। स्टेज वन में हम लोग केवल मैकेनिकल डिजाइन से उसका सोल्यूशन निकाले, मैकेनिकल डिजाइन किए कुछ, और उसके थ्रू हम उसको सोल्यूशन किए कि हाँ इसमें क्या होना चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर लें कि मेरा कंट्रोल सिस्टम अच्छा हो जाए इससे। नॉन एडेप्टिव, कुछ ऐसे एडेप्टिव हैं जो इसको इंक्लूड करके हम उसको और ज़्यादा यूजेबल बना सके। ये सब देखिए स्टेज 1 पे काम किया गया और कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा हेवी बनाने का काम किया गया। फिर स्टेज 2 आया। स्टेज 2 में हम लोग चिप लेवल हार्डवेयर बनाया, जैसे ईसीएम हो गया ना मेरा, ईसीएम बनाया गया, लेकिन इसमें कुछ ईसीएम को बनाया गया लेकिन इसमें कुछ प्रोग्रामेबल चीज नहीं था। मतलब उस समय हम कुछ भी प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। अगर वो खराब हो गया तो कुछ प्रोग्राम नहीं होता था। वो अगर मान लीजिए कि हमको, जैसे अभी क्यूड में हम देख रहे हैं कि हमेशा प्रोग्रामिंग के लिए आते रहता है कि हाँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका इंजेक्शन के लिए प्रोग्रामिंग आ गई, तो कभी क्लस्टर के लिए प्रोग्रामिंग आ गया। क्यों आता है इंजेक्शन का लिए प्रोग्रामिंग? क्योंकि हम जो पहले का आपका डेटा रहता है, जो डेटा उसमें इनपुट किया गया रहता है, उसमें कुछ चेंजेस किया जाता है, और चेंजेस करने के लिए ही हम लोग रीप्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। जैसे एक्सलेटर पैडल बहुत जल्दी जल्दी खराब हो रहा था, तो उसमें भी कुछ रीप्रोग्रामिंग आया हुआ था कि उसका इंडिकेशन क्लस्टर मीटर में हमको शो करने लग रहा था एक्सलेटर पैडल का, क्योंकि वहां पे जो डिसाइड किया गया था कि इतने पे काम करना बंद कर देगा या अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वो जो डेटा था वो थोड़ा उससे आगे जाकर भी काम कर रहा था, तो उस डेटा को इंक्रीज किया गया, उसके थ्रू डेटा इंक्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से अगर एक्सलेटर पेडल सही अगर हम लोग रीप्रोग्रामिंग कर दिए तो चेक लाइट आना बंद हो जाता है कितनी गाड़ियों में। क्योंकि क्या होता है कि वहां से हम लोग रीप्रोग्राम कर दिए, मतलब हम डेटा को इंक्रीज कर दिए, जितना रहना चाहिए उससे हम ज्यादा उसको इंक्रीज कर दिए। उस डेटा को, जो उसमें इनपुट डेटा है उसको थोड़ा सा और हेवी कर दिए, उसमें मतलब कुछ इनपुट डेटा और इंक्रीज कर दिए, जिसकी वजह से वो इजिली उस वाले डेटा पे भी वो वाला एक्चुएटर काम करने लगता है। अब स्टेज 3 में आते हैं। स्टेज 3 में मेन आपका हार्डवेयर तो था ही, हार्डवेयर में और कुछ इंप्रूवमेंट किया गया, साथ में उसको प्रोग्रामेबल बना दिया गया कि उसको हम लोग प्रोग्राम कर सकें। जैसे अभी की सारी गाड़ियों में जो आता है, सारी गाड़ी में हम प्रोग्राम कर सकते हैं। डस्टर हो गया, क्यूड हो गया, ड्राइवर हो गई, कैप्चर हो गई, सारी गाड़ियों में हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर पार्ट्स भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं, पार्ट्स डाल रहे हैं दूसरा, तो उसको भी स्वाइप कर सकते हैं, उसको भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं। और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो सिंगल प्रोग्राम नहीं हो पाते हैं, उसके लिए मल्टीपल पार्ट्स एक साथ चाहिए तभी वो प्रोग्राम हो पाते हैं। इसका कारण ये है कि उसको सेफ्टी पर्पज से बनाया गया रहता है। जैसे ईसीएम हो गया, बीसीएम हो गया, ये सब पार्ट आपको प्रोग्राम नहीं हो पाते हैं बिना, अगर किसी दूसरे गाड़ी का आप लेंगे, चाहे दूसरे किसी कंपोनेंट को लेके किसी के साथ आप प्रोग्राम करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस सेफ्टी पर्पज से बनाया गया, उसको लॉक करके रखा गया कि वो दूसरे में प्रोग्राम नहीं हो पाएगा।
उसके लिए खुद का बिन नंबर एलोकेटेड होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं इसका स्टैंडर्ड इश्यू सिस्टम के बारे में। स्टैंडर्ड इश्यू सिस्टम क्या क्या है? तो स्टैंडर्ड में जो आता है, अब मेरा ईयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल जो आता है, ये बहुत तेजी से वर्क करता है। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड में ही आता है ईयर बैग आपका मॉड्यूल। इसके बाद बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल आ गया। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल बीसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं। पीएससीयू स्टीयरिंग मॉड्यूल, पावर स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट, पीएससीयू का फुल फॉर्म होता है। इसका बीसीयू बॉडी कंट्रोल यूनिट या एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, या ईएससी आपका स्टेबिलिटी कंट्रोल यूनिट है, ईएससी इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, सॉरी इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। उसके बाद एचएमआई आता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन मशीन इंटरफेस एचएमआई क्या होता है? एचएमआई जो भी पार्ट ह्यूमन बॉडी से कंट्रोल होता है वो सब होता है एचएमआई के अंतर्गत आता है। ह्यूमन बॉडी से कंट्रोल होने वाला जैसे ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, इग्निशन की हो गया, ये सब एचएमआई है। मतलब ह्यूमन ही इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ह्यूमन मशीन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक, उसके बाद आता है पावर ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, पीसीएम, जो कंट्रोल सिस्टम सारे को एक साथ लिंक कर लेता है। अब मेरा उसी लाइन में एयर बैग भी जुड़ा हुआ है, उसी कंट्रोल सिस्टम में मेरा ब्रेकिंग सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। सारे सिस्टम एक लाइन में इंक्लाइन रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं पावर ट्रेन कंट्रोल, पीसीएम। इसके बाद आता है टीसीयू का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट। माइक्रो हाइब्रिड सेंसर होता है जो स्कॉर्पियो में है। बहुत सारे सेंसर होते हैं जो अलग अलग गाड़ियों में, सब गाड़ियों में लगाया जाता है। ऐसा नहीं, सब गाड़ी का अपना अलग अलग फीचर है, अलग अलग तरह की फीचर की वजह से सब गाड़ियां अपना अलग अलग रन करती हैं। एक ही फीचर सारी गाड़ी में रहेगा तो सब लोग एक ही गाड़ी नहीं रहेगा, तो हर गाड़ी में अपना अलग अलग फीचर आता है, अलग अलग सेंसर यूज करते हैं। मेनली जो प्राइमरी सेंसर था, ये संजय क्वेश्चन पूछा था, उसी के बारे में बता रहे हैं हम, माइक्रो हाइब्रिड सेंसर के बारे में। तो हर गाड़ी में अपना अलग अलग सेंसर यूज करते हैं कि अलग अलग अपना फीचर दे सके, इसके लिए ही, और कुछ नहीं है। टीसीयू होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट। टीसीयू जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट आप लोग समझ ही गए होंगे क्या है। अब इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। 12 बज गया जी, आज के क्लास एडवांटेज बता के खत्म करेंगे, फिर इसमें नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब कल एडवांटेज देख लीजिए, ईएमएस सिस्टम और ईसीयू का एडवांटेज क्या क्या है। इजी ऑफ कंट्रोल, मतलब हम लोग इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेंसर लेके पूरा कंट्रोल सिस्टम को दे देता है, और वो कंट्रोल सिस्टम उसको अलग अलग एक्चुएटर पे यूज कर सकता है। ये ना कि हम एक ही एक्चुएटर पे यूज कर सकते हैं, अलग कंट्रोल सिस्टम न रहे तो अगर हम यूज करना चाहें तो उसको हम एक ही किसी एक्चुएटर पे यूज कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल सिस्टम की वजह से हम इसको अलग अलग एक्चुएटर पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम जैसे एसी का स्विच रहता है, एसी जैसे हम ऑन करते हैं, उस साथ साथ आपका कंप्रेसर ऑन हो गया, साथ साथ में रेडिएटर फैन भी ऑन हो जाता है। दोनों चीज एक ही सेंसर से ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि एक सेंसर प्रोवाइड किया, सेंस करके प्रोवाइड किया ईसीएम को, कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, क्या किया उस समय, क्या करेगा कि कंप्रेसर भी ऑन करेगा, साथ में फैन भी ऑन कर देगा, क्योंकि इसकी दोनों की जरूरत है उस समय, तो दोनों चीज उस समय ऑन कर देगा। अगर हम यही कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाते तो एक वायर केवल लगाते और ले जाके सेंसर से डायरेक्ट एक्चुएटर कंप्रेसर को देते, फिर एक दूसरा सेंसर लगाते और उससे फैन को देते सप्लाई। तो हम जब भी ऑन करते तो उससे दो जगह कनेक्शन जाता, कंप्रेसर को जाता, फिर एक सेंसर के थ्रू फैन को जाता, तो दो सेंसर यूज करना पड़ता है उस समय हमको।
तो इससे हमको सेंसर कम यूज करना पड़ा, वायरिंग की कम हो गई, पावर ट्रेन की वजह से वायरिंग की जो हम लोग का है वायरिंग, कम वायरिंग में मेरा काम हो जा रहा है, तो हम इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एडेप्टर मल्टीपल सिनेरियो, जो ये अभी बताए हम, एक चीज से हम अलग अलग चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। एक सेंसर लगाए, एक सेंसर लगाए, इससे एक कंट्रोल सिस्टम में दे दिए तो उससे 2-3 चीज हमको कंट्रोल हो जाएगा, 2-3 एक्चुएटर वर्क करने लगेगा। इसके बाद अगर हम जब एक सेंसर यूज कर रहे हैं और वायरिंग भी कम यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली है कि उसका कॉस्ट कम हो जाएगा और मैकेनिकल इफिशियंसी भी इंक्रीज हो जाता है इससे। अगर हम कंपेयर करें हैं आपको, जिसे मान लीजिए पहले थ्रोटल बॉडी रहता था, थ्रोटल बॉडी तो अभी भी रहता है, ये आपका कार्बोरेटर पहले हम लोग यूज करते थे। कार्बोरेटर में कुछ मैकेनिकल पार्ट है, वो कुछ ना कुछ रियर एंड टीयर होंगे ही कुछ दिन के बाद, लेकिन अब वो तो रियर एंड टीयर की जगह खत्म, क्योंकि वो पार्ट ही पूरा हटा दिया, रिप्लेस कर दिया गया, वो पार्ट ही अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट हट गए, रियर एंड टीयर की दर खत्म हो गया। लेस कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, डिजाइन भी इसका छोटा हो गया पहले से, केवल वायरिंग इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिकल सिस्टम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और मैकेनिकल सिस्टम का पूरा डिजाइन छोटा हो गया एकदम। इसमें वियर का चांसेस नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट हम बहुत कम यूज कर रहे हैं, केवल एक्चुएटर ही मैकेनिकल पार्ट है, कोई हम एक्स्ट्रा मैकेनिकल पार्ट नहीं यूज कर रहे हैं कि जो हमका मेरा सेंस करने का काम करे। ठीक है, आज के लिए इतना। हेलो।